सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में होने वाले पैट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट 3 नंबर है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। हमने इस पीडीएफ में टोटल 15 पीडीएफ यानी कि 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके एग्जाम से पहले आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। और आप भी अगर चाहते हैं प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप भी लगा सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ पूरा सलूशन व्याख्या के साथ बीच में दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अधिकृत किया गया था, यानी कि अनुमति दी गई थी। ए है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, बी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस कहना मतलब इससे पहले आ चुके थे, लेकिन जो जहांगीर का समय था 1613 ईस्वी में दी गई थी और 1615 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को भेजा था और जहांगीर के दरबार में, और उन्होंने जहांगीर से व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली थी और इसके बाद कई तरह की यहाँ पर फैक्ट्रियां खोली गई थी। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में किस वंश का शासक था? ए में दिया चंदेल वंश, बी में प्रतिहार वंश, सी में पाल वंश, डी गहड़वाल वंश। तो दोस्तों उस समय इसका भी आंसर डी होगा, गहड़वाल वंश का था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गोरी ने का जो पहले तो मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर आक्रमण किया है 1170 से लेके 1194 के बीच आक्रमण किया है, और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था 1192 और 94 में हुआ था। और उसमें बताया जाता है कि जो मोहम्मद गोरी को बुलाया गया था वो राजा जयचंद्र द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने ही उनका साथ दिया था। इसलिए उनको कई बार कहावत भी है कि बोला जाता है भारत में बहुत सारे जयचंद हैं। और फिर उसमें जो है हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की और हार का मुंह देखना पड़ा था। यह भी कहा जाता है कि जो उनकी जयचंद की पुत्री थी सहयोगिनी, उसको भी अपहरण करके जो किया था वो इस कारण से ही उन्होंने उसका पृथ्वीराज चौहान ने जो अपहरण किया था उनकी बेटी का, इस कारण से गोरी का साथ दिया था उन्होंने। तो इसका ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 3, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ए कांसापण, बी दिनार, सी निष्कर्ष और डी स्वर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गुप्त काल के जो शासक थे या गुप्त के उनके जो सिक्के बनाए उन्होंने शासकों ने, उस युग को वैसे देखा जाए तो पूरे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है, तो गुप्त काल है। और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के बनाए थे, साथ ही उस पे सिक्कों पर जो कलात्मक सौंदर्य और बहुत सारी विधियां का प्रयोग किया था जो बेजोड़ है। गुप्त काल की जितनी भी स्वर्ण मुद्रा थी सबको दिनार कहा जाता था। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं, यहाँ से चांदी के सिक्के भी काफी मात्रा में बनाए थे और चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई बार जो है रिपीट हुआ है। ए है लेखन पत्ति, बी है उपवास द्वारा प्राण त्याग की पत्ती, और सी है तीर्थंकरों की जीवनी और डी है भित्ति चित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपवास द्वारा प्राण त्यागने की पत्ती। तो दोस्तों मैं बता दूं जैन धर्म में जो है इसको संथारा भी बोला जाता है या संलेखना भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो जैनी होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं और अपना कहने मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो वह खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना छोड़ने के बाद वो जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती वह खाना नहीं खाते और इसी तरह अपना मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो उस पत्ती को कहा जाता है संलेखना। कहा जाता है जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी इस विधि से ही अपना कहना मतलब प्राण त्यागे थे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, एक मिनट पेन लेता हूँ, बी है जॉन मार्शल, सी है मार्टिमल व्हीलर
और डी है जेम्स विंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए वाला है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंड्रा कनिंघम को ही माना जाता है। और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पृथक महानिर्देशक भी थे। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन थे। लेकिन भारतीय प्रादेशिक का पिता की बात करें, यानी मतलब भारतीय प्रातिहासिक का पिता किसको कहा जाता है, तो ब्रुसफुड को कहा जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने ही, ब्रुसफुड ने जो है 1863 में मद्रास के पल्लवरम एक जगह है, वहां पर पूरा पाषाण उपकरणों की सबसे पहले खोज की थी। प्रश्न नंबर 6, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए हैं, कूट के आधार पर सही का। आपको इतिहास की क्वेश्चन है, 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में बताना। इसमें दोस्तों कूट दिए हैं, आपको कूटों के हिसाब से देना है। मैं आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। पहला है, इसमें कंपनी के व्यापार एकाधिक को समाप्त कर दिया गया था 1833 का। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, पहले कंपनी का जो अधिकार था वो कंपनी का अधिकार को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया गया है। वो कहने मतलब कंपनी का व्यापार खत्म करके ये इंडिविजुअली कर दिया था, यानी कि कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं, कोई भी व्यापार कर सकता है। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल हुआ। हाँ, उसके बाद जो है इसमें एक विधि यानी कानून के संबंधी एक सदस्य को इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। इसने प्रेसिडेंटी उपयोग के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था, यानी कि जो प्रेसिडेंटी पहले कानून बनाने, जैसे मद्रास प्रेसिडेंटी थी, बंगलोर थी, मुंबई थी, इनके जो है ये भी बिल्कुल इसमें सही है। इसमें इसने जो है फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल, यानी 1833 का ही जो पहले कलकत्ता में फोर्ट विलियम था वहां पर गवर्नर जनरल रहता था, यानी कि बंगाल का ही गवर्नर जनरल होता था। लेकिन 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट के अनुसार वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएंगे इसमें सभी सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो दोस्तों ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी सरोजिनी नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी जो है द्वितीय, ये इसमें ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस ने जो है अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था, और वह 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ, और गांधी जी ने SS राजपूताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरोजिनी नायडू जी थी, मीराबेन थी, एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी कि भारतीय महिला जो थी। और इसके बाद जो है अन्य प्रमुख सदस्य में मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे, जो कहना मतलब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगा खां थे, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर एवं महादेव देसाई आदि भी शामिल हुए थे। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? ए असहयोग आंदोलन, बी रोलर एक्ट, सी चंपारण आंदोलन, डी दांडी यात्रा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सबसे पहले गांधी जी का जो सफल साहसिक कार्य माना जाता है वो बिहार में चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ था वो माना जाता है, क्योंकि 1917 में जो वहाँ के किसानों की दुर्दशा थी, या उन्होंने जो नील की खेती के खिलाफ एक अभियान चलाया था, उसमें किसानों को जाकर वो किया था, और उसमें 3/20 जिसको तिनकटियावी पत्ती बोले जाते थे उसका विरोध कर दिया था, और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था उनकी बातें मानने के लिए। प्रश्न नंबर 9, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसमें ए कर्जन, बी कैनिन, सी मिंटो और डी मेयो। तो दोस्तों आपको पता होगा 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस समय कर्जन जो है यहाँ क्या मतलब भारत में थे,
और 20 जुलाई कब का हुआ था? 1905 को बंगाल का विभाजन करने का निर्णय जो है ब्रिटिश सरकार ने लिया था। गवर्नर जनरल थे कर्नल जैसे। तो 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ही एक ऐतिहासिक बैठक में वहां पर जो है एक स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो चुकी थी उसके साथ ही साथ में। और इसके बाद जो है ये लागू हो गया। और ये इसको जो कब तक बना के रखा? 1911 तक। ये 1905 से इसका विभाजन रहा, लेकिन 1911 में बंगाल को जो है इसका विभाजन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि और साथ ही साथ जब यहाँ पर दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार, तो उसमें जो है राजधानी भी दिल्ली को बना दिया गया था। प्रश्न नंबर 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेस्ली ने और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो दोस्तों इसमें जो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि 1857 में आपको पता होगा वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। और आपातकाल के मुख्यालय के लिए जो है उन्होंने इलाहाबाद को चुना था। और इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ विद्रोह की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी और इन्हें जो जिले का जो सूबेदार भी घोषित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है। दोस्तों अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुए। ए मृत सागर में, बी लाल सागर में, सी महान सागर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी वान झील तुर्की में। तो दोस्तों इसका डी है, वान झील तुर्की में पाई जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा निरंतर लवणता की आपूर्ति होते रहने से जो है समुद्रों तथा झीलों में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है और वाष्पीकरण के कारण जल प्रतिदिन निरंतर अधिक खारा होता जाता है। तो इसमें जो है वान झील तुर्की में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। तो इसमें जो है 4 कथन दिए हैं। प्रश्न 1 है, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तनीय गैस है। जो जलवाष्प की बात हो रही है, तो दोस्तों कथन ये तो सही नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। जलवाष्प जो होता है निचले वायुमंडल में जो अति परिवर्तन गैस होती है उसके कारण ही जलवाष्प होता है, यानी कि जिसको ओस बोलते हैं हम। बी है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा, नहीं विषुवत रेखा नहीं, मध्य रेखा आती, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। सी है, शीत कटिबंध अभय गोलार्ध ध्रुवीय व्रत और ध्रुवों के बीच उपस्थित है। ये भी सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं में प्रभावित करती हैं। ये भी सही है। तो यानी कि आपका इसमें बी, इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर 13, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। यानी कि जब लवणीय जल होता है यानी खारा जल जो होता है उसमें उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटस, मीजोफाइटस, हेलोफाइटस, थैलोफाइटस। तो इसका सही आंसर है, एक मिनट पेन ले लेता हूं, सी हेलोफाइटस। मैं थोड़ा सा आपको जैसे हेलोफाइटस है उन पादपों को कहा जाता है जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं, यानी कि अत्यधिक खारे पानी में। यह पौधे लवणयुक्त जल से ही विकास कर पाते हैं, इसके अलावा ये विकास नहीं कर पाते। साल्ट मास घास एक तरह की जो घास होती है जिसको साल्ट यानी कि नमक मास घास कहते हैं, बहुत सारी नमक खाने से ऐसा लगता है। तो दोस्तों इसका एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14, आपको निम्नलिखित यहाँ पर सूची दी गई है, यानी 2 सूची गई है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और आपको फिर इसमें बताना है कि इसमें जो है किस तरह का क्षेत्र है। दिल्ली जो है दोस्तों, एक मिनट में ले लेता हूँ। दिल्ली आपको पता होगा यहाँ जो है बिल्कुल सूक्ष्म, जहाँ बहुत सारी गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी भी नहीं पड़ती, उस आर्द्र नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली जो है आर्द्र सूक्ष्म है, यानी कि यहाँ गर्मी सर्दी होती रहती है। मुंबई की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती, सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ती, तो यह ऊर्ध्व पूर्ण आर्द्र है। जोधपुर की बात करें तो दोस्तों जोधपुर जो है सूक्ष्म बिल्कुल, कहने मतलब राजस्थान है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और शिलांग जो है आदि यहाँ पर सर्दी रहती है। तो ये इसका ए का
दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पर 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा जो आता है वो महाराष्ट्र, एक मिनट पेन, द्वितीय जनसंख्या वाला महाराष्ट्र है। और अगर 5 राज्यों की हम बात करें कि 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सर्वाधिक जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है जिसकी 19.9 यानी कि 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। महाराष्ट्र 11.2 करोड़ जनसंख्या थी। बिहार की जो है 10 करोड़ जनसंख्या थी, जबकि आज की डेट में अभी नया जो जनसंख्या गणना हुई है उसमें 19 करोड़ के आसपास आज तो 14 करोड़ के आसपास हो गई है। पश्चिम बंगाल की जो है 9 करोड़ जनसंख्या और आंध्र प्रदेश की 7.5, यानी कि आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल ये 5 है। प्रश्न नंबर 16, एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात व्यापार से, आयात व्यापार से, तटीय व्यापार से, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु से। तो दोस्तों ये जो है एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से संबंधित है, यानी कि इसको दूसरा यह भी कह सकते हैं कि विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को आयात करता है जिसके पास समुद्र तट नहीं है। यह आयात के लिए आयात की स्थिति है। ऐसे व्यापार के विस्तार के लिए जहाजी बेड़े विकसित होने चाहिए और नई नई चीज जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ हम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 में सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तेल शोध कारखाने दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिया गया है। तो दोस्तों इसमें टटीपाका ए में जो दिया गया है ये कहाँ पे है, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। टटीपाका आंध्र प्रदेश में, स्टेट के नाम से ही। कोयली गुजरात में है। नागापट्टिनम, तो नागापट्टिनम जैसे तमिलनाडु का नाम लग रहा है आपको। और नुमालीगढ़ आसाम में, डिब्रूगढ़, नुमालीगढ़ ये सब आसाम में। तो इसका ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, ये सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के कृषि जोत कर का सुझाव दिया? राज समिति ने, वाचु समिति ने, कार्वे समिति ने, मराठे समिति ने। तो दोस्तों यानी कि भारत में जो कृषि जोत पर कर के लिए विवाद था, लेकिन उसमें बताया कि जो जितना जोतता है उस पर कर लगाया जाए। तो यह जो है 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा आय पर कर का निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई थी और इसी समिति ने जो है अक्टूबर 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने ही, इस समिति ने ही कृषि जोत पर कर लगाने की सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 19, बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिए जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो दोस्तों 19 का जो है केंद्रीय व्यापार, जो इसमें देखो साहूकारों से बैंक का कोई मैटर नहीं है, वो प्राइवेट बैंक आती है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ऐसा कोई ये भी नहीं है, बैंकिंग संस्था का लाभ का इसमें नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही हम बैंक दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशियों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, विदेशों में निर्यात मांग की लोच कम हो, आयात की लोच कम हो, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें ए देशों में निर्यात मांग की लोच कम हो सही आंसर होगा, क्योंकि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात की मांग लोच अधिक हो। अवमूल्यन का अर्थ है देश की मुद्रा के बाहरी मूल्य की मुद्रा से कम करना। अब अवमूल्यन किया जाता है तो देश की मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि देश की मुद्रा में बाहरी मूल्य में अन्य देशों की मुद्रा की अपेक्षा कमी हो जाती है। इसी परिणाम स्वरूप देश में आयात की घरेलू कीमतें बढ़ जाने के कारण आयात
होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 20 के बाद आते हैं 21। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 37वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। यानी कि वो कौन सी जनसंख्या है जहां पर जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं, 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20 लाख। इसको मैं पेन लेता हूं। जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और वो हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए कब हुआ था, 73वां हुआ था 1992 में। उसमें जो है एक तो ग्राम खंड पे, फिर जिला स्तर पे, और क्या मतलब खंड स्तर पे और जिला स्तर पर 3 पंचायती यानी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसमें बहुत सारे जो है वो दिए गए थे कि क्या क्या हुआ। सबसे निचला अथवा ग्राम स्तर की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का प्रावधान, जिसमें मुख्य अधिकारी ग्राम मुखिया सरपंच होता है, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, ये किया गया था। मध्य स्तर पर जो है खंड स्तर पर किया गया था, यानी कि जिसको क्षेत्र पंचायत भी कहा जा सकता है, या खंड ब्लॉक स्तर पर इसका प्रमुख जो अधिकारी होता था ब्लॉक प्रमुख होता है। तीसरा सबसे जो उच्च अर्थात जिला स्तर पर जो जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, इसका मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि वो जो प्रमुख होते हैं वो करते हैं। तो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां पर मध्य स्तर के जो क्षेत्र है यानी खंड पंचायत है, उसका गठन नहीं किया जा सकता इस संशोधन के अनुसार। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर, विधेयकों पर स्वीकृति देने पर, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति, या लोकसभा भंग करने पर। तो दोस्तों इसमें जो है विधेयक जो भी होते हैं, जो भी पास होके आते हैं राज्यसभा लोकसभा में, उसमें कोई भी मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कहाँ से स्वीकृत होके ही आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। स्वीकृत लेने की आवश्यकता। तो विधेयक पर स्वीकृत लेने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। और जैसे राजदूत की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर और लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक आदि पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक होता है, किंतु विधेयक जो स्वीकृत हो गए हैं उन पर लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 23, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति तो है लेकिन राष्ट्रपति का कार्यालय, ये कहने का मतलब वो प्रॉपर रूप से नहीं है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। उपरोक्त में से दोनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ए और आर वैसे तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो दोस्तों यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपने कहीं भी विरोध का अधिकार नहीं पढ़ा होगा, तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि विरोध का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। समानता का अधिकार सबसे पहला अधिकार है, 14 से 18 में वर्णित है, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर उसके बाद अगर इसमें देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23-24 में दिया गया है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 24 के बाद 25 से 28 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 25 है, हम न्यायिक पुनर्लोकन की व्याख्या देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, ये भारत और यूएसए दोनों में। तो दोस्तों 25 का इसमें आपको पता होगा, भारत और यूएसए दोनों में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, यानी कि आपको कहीं न्याय ढंग से नहीं मिला तो आप उसके अलावा दूसरी उसमें जा सकते हो, या उच्चतम न्यायालय को भी आप शरण ले सकते हो। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित रक्त वर्ग
रक्तदाता होता है, यानी कि सभी को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी वो बी जो ऑप्शन है सही है। ओ वाला ग्रुप का जो होता है वो सभी को अपना दान दे सकता है, और एक आपको दान दे सकता है, लेकिन ले कौन सकता है सभी ग्रुप का। तो जिसका ए बी ग्रुप होता है वो सर्व सभी से अपना कहना मतलब ब्लड ले सकता है। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। और रुधिर सभी वर्गों के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, कहने मतलब वो वर्ग का। और रक्त समूह की जो खोज की थी ये भी आपको पता होनी चाहिए, कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी, और उनका जन्म जो है जून 14 1868 को वियना में हुआ था। प्रश्न नंबर 27, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई, यानी कि डीएनए के बारे में जो बताया गया है वो किसके, जेवक तथा मोडोल द्वारा, वाटसन एम क्रिक द्वारा, एच जी खुराना द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है, वाटसन एम क्रिक द्वारा दिया गया था। दो इसके बारे में वर्णन। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनता है। जो स्वर्ण होते हैं यानी कि सुनार होते हैं, जो एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं वो किस किस, नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से, बी में है नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और डी है सिट्रिक अम्ल एवं विनोजिक अम्ल को मिलाकर। तो 28 का बी आंसर सही है। इसमें नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलकर बनाया जाता है, और उसका जो अनुपात होता है दोस्तों वह 3:1 का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 29, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों 29 का ए डायनोमो द्वारा, बी मोटर द्वारा, सी ट्रांसफार्मर द्वारा, और डी रेक्टिफायर द्वारा। 29 का है डी सही है। जो प्रत्यावर्ती धारा को द्रव धारा में परिवर्तन करने के लिए रेक्टिफायर जो है प्रयोग किया जाता है। डायोड बल्ब या फ्लेमिंग बल्ब का प्रयोग दो रूप से किया जा सकता है। एसी को डीसी में भी बदल सकता है, जिसको डुमुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30, स्पाइरल हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित से किसके नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दिया है सन स्पॉट को, सोलर रेडियस को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो 30 का आंसर होगा बी, सोलर रेडियस को नापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक वापस में बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो भी संख्या है आप इसको संख्या, जैसे मान लिया दो अंकों वाली संख्या का योग 10 है, यानी x प्लस मान लिया दो संख्या है तो y है और 10 बराबर 10 हो रहा है। तो आप इस तरह इसको कर निकाल सकते हैं। और तो अब दूसरी संख्या क्या है, 10x प्लस वाई और 10y प्लस वाई बराबर 36 होता है। तो 9x आपको 9x माइनस 9y बराबर 36। तो इसको निकालेंगे तो x माइनस वाई जब निकालेंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार आप अगर निकालते हैं तो उसका सही आंसर आएगा 37। प्रश्न नंबर 32, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि जो लड़के हैं वो 3:2 में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको निकाल सकते हैं। और मान लिया आपने माना लड़के और लड़कियों की संख्या या तो आप 3:2 में मान लो, तो 3:2 में मान लिया तो कुल छात्रों की संख्या ऐसे करके कर सकते 500। और अगर 300 लड़की हैं तो 3% वो 3:2 में है। तो लड़कों को जो है 20%, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो आप इसमें 300 का 80 20% निकालेंगे, 80% 240, और उसमें हो गया 200 का 70% 150। तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले लड़कों का जो आप जोड़ोगे तो 390 आ जाएगा।
इसमें नाप पाने वाले लड़कों का पूछा गया है, और इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे तो इसका आएगा 78%। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो दोस्तों यह भी जो है 5,19,841 का वर्गमूल निकालना है। एक क्वेश्चन वर्गमूल से पक्का आता है, तो वर्गमूल में आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर आप जैसे 700 का वर्गमूल निकालते हैं तो उड़न उड़न 4,90,000 आता है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब इसमें अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आएगा 711। ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। वह एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 अन्य विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़ के 20 हो जाए। कहने मतलब ये है, पहले जो है 3 का औसत 18 था और 5 का औसत जो है 20 है। तो पहले 18 के कितने हो गए, 18 या 54 हो गए। और अगर 5 में अभी 54 अंक मिले हैं, अगर 5 हो जाते हैं तो 20 पंजे 100 हो जाएंगे। अब 100 में से 54 घटा दो, 46 आ गए। अब 46 को जो है अगर आप देखना चाहें तो इसमें अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, तो इसमें क्योंकि पूर्ण तो है, बराबर तो है नहीं है, तो 46 का आधा 23 होता है। अब 24 एक का एक का या तो 23 का 24 होगा, 24 22 इस तरह करेंगे तो अधिकतम अंक जो इसमें हो सकते हैं 25 और न्यूनतम ये 21। तो न्यूनतम अंक जो होगा इसमें 21 आएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 2x गुणा 5x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों यह जो है आपको 35 नंबर क्वेश्चन है। 2x का और 5x बराबर 10। तो x का मान निकालने के लिए आपको ये मैथ का क्वेश्चन है। x का मान रखने पर मान लिया 2 रख लेते हैं हम, तो 5 का 2 और 2 का 2 और 5 का 2 बराबर 4 गुणा 25 बराबर 100। तो स्पष्ट है कि x को मान जो है हम इसमें 0 दो कहने मतलब 2 रखेंगे। ये मैं आप इसको क्वेश्चन को मैथ्स के थ्रू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस में कितने कांड हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ए में 8, बी में 5, सी में 7 और डी में 12। तो जो रामचरित मानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित है, टोटल इसमें 7 कांड है, यानी कि 7 जो है कांडों में बटा है। सबसे पहले है ये राम के जो भगवान राम है उनके ऊपर लिखी हुई। सबसे पहले है बाल कांड, यानी कि बचपन जब उनका होता है, ऐसे याद रखते हो। उसके बाद अयोध्या में खेलते कूदते हैं, उसके बारे में। फिर अरण्य कांड है, कि निष्ठा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तराकांड है। इसमें फिर उत्तरकांड के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों आप इसके बारे में भी कर सकते हो पता, और ज़्यादा जानकारी के लिए इसका सलूशन देख सकते हो, उसमें हमने विस्तार से दिया। प्रश्न नंबर 37। माता पिता लोहे के चने चबाना बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि माता पिता जो है लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। रेखाकृत मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन नहीं झेलना, स्पष्ट वास करना, बहुत ही विश्वास करना, बहुत ही आशा करना। तो 37 का जो है ए है, बहुत कठिनाई झेलना, मतलब लोहे के चने चबाना मतलब होता है। प्रश्न नंबर 38 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर पर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैं एक नाटक का अनुवाद किया, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो दोस्तों इसमें जो है अगर देखें, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है और कोई नहीं। राधा घर नहीं है, राधा घर पर नहीं है, ये सही होता है इसका, ये गलत हो जाएगा। राम पाठशाला बैठा,
में बैठा है होता सही, आप अवश्य ही सुने होंगे, अवश्य ही आएगा तो ये इसका ये भी गलत, तो इसका ये भी गलत, इसका मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अत्रयंत अत्रयन्य शब्द युगल के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे दूसरा, पराया। तो दोस्तों 39 का जो है ए सही है, अनाज दूसरा, अन्न मना अन्न होता है, अन्य मना दूसरा होता है, तो इसका ये राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समान अर्थी नहीं है, यानी कि उसका पर्यायवाची नहीं है, आपको ढूंढना है। तो दोस्तों बागेश्वरी भी सरस्वती का है, ये भी सही है। शारदा भी सरस्वती को कहते हैं। वाणी तो आपको पता होगा। सुधी, सुधी शब्द नहीं है। सुधी जो है एक कहना मतलब जो उसे बड़ा ज्ञानी होता है या जिसको बोले पंडित होता है, उसको बोलते हैं सुधी, तो ये इसमें सही नहीं होगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो जैसे मैं 41 का आपको बता दूं, व्हाट डिड द एक्चुअलॉजिकल नोट डू नॉट स्टडी अबाउट द परहेस्टिकल मैन। तो इसमें जो है 41 में जो प्राकृतिक मानस के बारे में बात की गई है, उसके बारे में बोला गया है और सब क्या मतलब ये बोला गया है कि मानव के बारे में इसका अध्ययन छोड़कर अन्य सभी को अध्ययन किया जाता है। तो इसका प्रश्न का जो पैराग्राफ के अनुसार जो होगा, इसका लॉक फॉर ट्रेजर, यानी कि इसमें सी आंसर इसका राइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको इसमें इनकरेक्ट चुनना है। चॉइस द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द हर पिलर इज माई ऑर्डर ब्रोदर, यानी कि एक सेंटेंस दिया है, आपको उसको चुनना है और चुनने के बाद सही बताना। तो दोस्तों इसमें जो है इनकरेक्ट जो है इसमें माई ओल्डर ब्रदर इनकरेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि एल्डर इज यूज ओनली फॉर पर्सनल के लिए यूज होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो दिए हैं, ब्लैंक दिया गया है, आपको उसको पूरा करना है। तो जैसे द ताजमहल, जैसे कोई भी अगर नाउन है तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, और द ताजमहल इज ए मोनूमेंट सिम्बोलॉजिकल लव, कहना मतलब ये इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी जो है द एन जो है आपको पता होगा, जो भी वोलेंस उनके उनके साथ यूज होता है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें जो सेंटेंस दिया गया है उसका आपको सही वाक्य चुनना है। तो इसमें दोस्तों इसमें जो है रवि एडवाइज हैज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 45 में इसमें जो है चार, इसमें आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिए हैं, सेलेक्ट ऑन द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव नाउन के में आपको दे विल लव इट एट यू, यानी कि वो आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसके बारे में आपको सही आंसर देना। तो इसका भी यू विल बी लव एट द देम, जिसका सही नेगेटिव होगा। तो इसमें 45 का सी ऑप्शन राइट होगा। मैं इसको पेन से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, यदि ए को 1, बी को 2 और जेड तक अक्षरों की संख्या को प्रतिस्थापित कर दिया जाता तो जेड को 26 प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रस्तावित शब्द। तो दोस्तों आपको जितने भी अल्फाबेट है मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे ए फॉर 1, टी फॉर 20, डब्ल्यू फॉर 23, एम फॉर 13, आई फॉर 9, एच फॉर 8, यानी कि ऐसी बिल्कुल मुंह जवानी याद होनी चाहिए। तो दोस्तों जिस प्रकार आपको पता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम, पी 4 होता है 16, आर 4 होता है 18, ओ 4 होता है 15, बी 4 होता है 2,
L4 होता है 12, E4 5 और M4 होता है 13। तो दोस्तों इसमें अगर इनको आप संख्याओं का योग करोगे, अब इनको अगर जोड़ोगे, जैसे मान लिया आपने जोड़ा 16, 18, 15, 2, 12, 5, 13, तो ये इसका 81 होगा। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज जो है आपको एक तरह का तो कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा, दूसरा आपको क्वेश्चन कैसा होगा आप वहाँ देखते ही समझ जाएंगे ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को ये करना है। कई बार हम अपने उसमें क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में ही गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के माध्यम संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष निकाले गए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर जो भी तत्व दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं, कथन में ये दिए गए, निष्कर्ष में वी कहना मतलब वी से बड़ा एस है और इसमें जो है बी हेजिकल है एच से, तो आपको इसमें निष्कर्ष निकालना है। तो 47 का जो है सी निष्कर्ष निकालना, ना तो पहला ही निकलेगा इसमें ना दूसरा ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 48, 15 नवंबर 2000 को गुरुवार था, 15 नवंबर 2021 को क्या होगा? तो दोस्तों यह जो है आपका कैलेंडर संबंधी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 15 नवंबर 2018 से आपको अब ये पता नहीं चाहिए इसके बीच में लीव वर्ष कितने हैं और उनको जोड़ देना है। तो 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2019 को क्या होगा? एक दिन उसमें बचता है, एक साल में 365 होते हैं, तो शुक्रवार होगा। 15 नवंबर 2020 को जो है लीप वर्ष है, तो उसमें 2 दिन और जुड़ जाएंगे। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये आपको आइडिया है, जैसे मान लिया अगर सेम दिन पूछ लिया जाए साल का, तो जो लीप वर्ष में होगा उसमें 2 दिन जुड़ जाएगा, और लीप वर्ष नहीं होगा तो उसमें 1 दिन जुड़ जाता है। जैसे 15 नवंबर 2018 को क्या है? गुरुवार बताया, तो 15 नवंबर 2019 को जो है गुरुवार की जगह शुक्रवार हो जाएगा। अगर लीव वर्ष आता है, जैसे 2020 लीव वर्ष आ गया, तो 15 नवंबर 2020 को लीव वर्ष आ गया, तो लीव वर्ष को जोड़ने के लिए आपको 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार। और फिर 2021 भी वो नॉर्मल डे है, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा? सोमवार होगा। इस तरह भी आप कर सकते हो अगर सेम आपका आता है। दूसरा वो आपको कोड भी याद होने चाहिए कि इस दिन का कौन सा कोड है। 3R इज इक्वल टू 2A डॉलर के एस परसेंट T7, ये एक कोड दिया गया है। उपयुक्त श्रृंखला में पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के लिए और दाएं 15वां पद क्या होगा? तो दोस्तों इसको जो है आप कर सकते हो। पहले बताया गया है, जो ये श्रृंखला दी है इसमें पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि आधे पहले आपको गिनना है। तो इसमें आधे में जैसे आप गिनोगे तो आधे में आ रहा 7, अब 7 के बाद 7 को उल्टा कर दिया, टी आ गया, परसेंट आ जाएगा, 5 आ गया, के आ गया, या ए आ गया, 2 आ गया, हच हो गया, आर आ गया, 3 आ गया, ये उल्टा हो गया। उल्टा कर दिया जाए तो फिर उसके बाद बोला 18वें दाहिने से गिनती करेंगे, तो आप गिनती कर लें दाहिने से गिनती करने पर 15वां पद क्या होगा? और क्या नाम है, दाहिने से 18वें पद के दाएं 15वां पद, 18 के दाहिने के 15वां पद कौन सा होगा? तो 18वें नंबर पर आ रहा आर और 15वें पे भी आ रहा है आर, तो इसमें से आप R3 यानी कि इसमें Q होगा, यानी कि ये इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 50, विद्यालय में KG1 में प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कार्रवाई का निर्देशन, चयन के मापदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। विद्यार्थी में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोबारा से बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये जो है आपके माइंड के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन है। तो इस संदर्भ में जो है दोनों ये और दोनों मजबूत हैं, यानी कि दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 51, ये हिंदी के क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो दोस्तों इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक वो है, उन्होंने लिखी है। और इसमें जो नाम दिए गए हैं, हम पहले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ।
और प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद है, उनका पिछले हमने जो रखा था उसमें गोदान। और ये बता दूं 8-10 ही हिंदी रचनाकार हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गोदान, कर्म भूमि, गवन, रंगभूमि इनकी है। भारत तो हरिचंद की जो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, दो इनकी है। और धर्मवीर भारती की बात करें तो गुनाहों का देवता, यानी कि एक तो धर्मवीर ही है, उनका नाम भी धर्मवीर, ऐसे ही गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, ये काफी फेमस है। प्रश्न नंबर 52 है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ये तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आप इसको बिहार में मिथिला में जो है ये प्रसिद्ध है। और भारतीय जो है लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध शैली है। यह बिहार के मिथिला के अलावा दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी और नेपाल में भी इसका कुछ क्षेत्रों में जो है लोकप्रिय है। ये प्रारंभ में यह चित्र रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु धीरे धीरे यह दीवारों पर बनाए जाने लगी। इसके बाद कपड़ों पे इसने स्थान ले लिया है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन गैस हाउस में 7 गैसें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसको जो है 1824 में पहली बार जोसेफ फोरियर द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। 7 गैसों में जो प्रमुख गैस होती है, सबसे पहले होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। इसके बाद होती है मीथेन, CH4 बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है, CFC बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 बोलते हैं। और उसके बाद ओजोन O3 आदि इसमें होती है। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया नहीं है, अगर 53 में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कहीं भी नाम आपको नहीं मिलेगा, यह गैस नहीं होती है। प्रश्न नंबर चलते हैं 54 पे। 54 है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों यह है आपका इको वाले जो इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन है। तो इसका जो है A.G. टास्ले, B. बोर, C. J.J. थॉमस और D. न्यूटन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है A। ये आंसर सही है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टास्ले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। और उन्होंने पौधे, जीव जंतु तथा भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में उभारा था, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र उसका नाम दिया था। और जिसको यह इकोसिस्टम साइंस भी बोला जा सकता है। तो इनका नाम जो है A.G. टास्ले था। प्रश्न नंबर 55, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ए कर्नाटक, तो कर्नाटक तो वैसे ही दोस्तों साउथ का, इसमें तो बोली नहीं जाएगी। राजस्थान में भी नहीं बोली जाएगी। सिक्किम उधर से मिलता जुलता है, तो इसमें आप ये भी आंध्र प्रदेश भी नहीं, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो सिक्किम में बोली जाती है, क्योंकि सिक्किम ही पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट है उसका एक प्रमुख राज्य है। और उसकी राजधानी जो है गंगटोन है। और मुख्य रूप से यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि नेपाली काफ़ी संख्या में वहाँ पर जनसंख्या रहती है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राजील, सी कनाडा और डी जो है भारतीय जो है कर मतलब ज्योग्राफी से है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर्वाधिक सीमा वाला देश जो है, अगर देखा हमारा पड़ोसी देश है चीन है। आप उसके देखोगे मैप में जाओगे तो बहुत सारे देश हैं। और अगर हमारे पड़ोस में देखा जाए तो 7 देश हैं, जबकि चीन में इस तरह भी आ सकते, तो हमसे बड़ा भी है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में, और अभी तक जनसंख्या में था। और देशों की सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है, 14 देश वहाँ पर मिलते हैं। 14 देश में सीमाएं जो है चीन से मिलती हैं। और उनमें जैसे उत्तरी कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस एवं वियतनाम, ये 14 देश उससे सीमा मिलती हैं। प्रश्न नंबर 57, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। क्षमा सिर्फ एक ही व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति दे सकते हैं। वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो है इसकी शक्ति प्राप्त है। और किसी की सजा को स्थगित भी कर सकते हैं, मृत्युदंड को दूसरी सजा में भी बदली कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 है,
मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में? तो दोस्तों इसका जो है कुषाण काल में, वहां पर आपको पता होगा मथुरा कला जो है कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंच गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। आदर्शवादी कला में सत्य और सौंदर्य की प्रधानता पाई जाती है। इनमें मूर्तियों में जो है भरकम कपड़ों से ढका हुआ शरीर ज्यादातर बनाया गया है और देवी देवताओं की मूर्तियां जो दिखाई दी गई हैं और भौतिकता भी दिखाई दी। मथुरा कला में जो है सभी धर्मों की देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश इत्यादि की। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 59। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में दूसरी तिमाही के भारत में वृद्धि दर है कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जीके का। अगर आप जीके करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। साथ ही अगर ये पीडीएफ दोस्तों आप 15 जो टेस्ट सीरीज का लेना चाहते हैं तो आप हमारे, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेड करना होगा। 15 पेपर को हम सिर्फ 11 रुपये में आपको आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यह भी जो पैसा आता है ये एक एनजीओ के गरीब बच्चों के उसके लिए जाता है। और इसका जो है आप अगर लेना चाहते हो, ये टेस्ट लगाना चाहते हो, आप कहीं भी इस तरह की बुक लेंगे तो आपको 150-200 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 11 रुपये में आप ये पीडीएफ जो है ले सकते हो। प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, यह भी क्वेश्चन करंट अफेयर है। करंट अफेयर के हमने एक पीडीएफ बना रखी है, आप जिसको 1-2 दिन में ही या 4-5 घंटे में पढ़ सकते हो। पिछले आप 6 मान लिया हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 150 क्वेश्चन है और आप 150 क्वेश्चन मान लिया 6 महीने के पढ़ेंगे तो 200 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे में पढ़ लेंगे और 2 बार पढ़ लिया तो कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा। करंट अफेयर में आपको यही बात है कि आप बस उसके एक बार आपके ध्यान में होना चाहिए पड़ा हुआ, तो आप आसानी से कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान उल खलीफा की देश के प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों 61 का ये भी बहरीन के थे और सबसे लंबे समय तक हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 63 पर चलते हैं, 62 पर। स्वदेशी विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोनिचिल का निर्माण करने वाली कंपनी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जायडस कैडिला, भारत बायोटेक और शिल्पा इंडिया? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये जो बहुत नाम सुना होगा, कोरोना काल में भी इसने एक वो बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वैक्सीन इन्हीं के सहयोग से बनी थी। तो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 63, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर? आपको दोस्तों विश्व धरोहर के संबंध में ये आपको एक क्वेश्चन देख लेने हैं, या वो नए जो शहर मिल रहे हैं या उनको जो किया गया। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर और ओरछा को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, जिसको वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को बोला जाता है, उसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों 63 का जो है सी जो है इसमें सही आंसर होगा, पहला ग्वालियर और ओरछा। प्रश्न नंबर 64, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे इस संबंध में कथनों में? तो दोस्तों वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसका बी आंसर सही है, केवल तीसरा, यानी 2021 में होने वाले 46 जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है और इसमें कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 65, मुक्त आकाश संधि ओपन स्काई ट्रेटी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, इस संधि के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो 65 का अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें जो है तीनों कथन सही मिलेंगे। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी के संबंधित है। रूस और अमेरिका इस संधि के से अलग हो गए हैं। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हुआ। प्रश्न नंबर 66 है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2000 में मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसमें जो है यूगोस्लाविया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और मंगोलिया।
इसका जो है सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ये करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको इनसे ज़्यादा 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 67, आपदा प्रबंधन के योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो 67 का दोस्तों इसमें जो है बी ऑप्शन, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 68, भारत में हाल ही में वीएल सरम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 68 का जो है अगर आप देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन राइट है, आप इसमें कर सकते हो, यानी कि तीनों इसमें सही है। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको एक हिंदी का पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, उसके आधार पर उसके क्वेश्चन देना है। तो ये पैराग्राफ आपके बहुत ही आसान है, आते हैं, और आप अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो उनका क्वेश्चनों का, जिसकी कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें वनों के मूल्य को न तो आका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है और आज भी है। वनों के नियंत्रण घटने के इनके क्या मतलब इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों के उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारत, फर्नीचर इत्यादि के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक, वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिसमें हवा में गैस का संतुलन बना होता है। ऐसा करने से हमारी पृथ्वी को संरक्षण मिलता है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन जो है, वनों का मूल्य हाँकने का मतलब है वन का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वन लगाना। तो दोस्तों वनों के महत्व को समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है, आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान, आश्रम का स्थान। तो दोस्तों आश्रय स्थल है मतलब रहने का स्थान से है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। तो वनों को बचाना है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवा चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। तो वर्षा कराने में सहायक, इससे पूरा सिस्टम बन जाता है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती? तो ये वनों के कारण। तो दोस्तों इसी प्रकार दूसरा भी यहाँ पर पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी यही चीज़ें दी गई हैं। या अगर पढ़ना आप समय है तो पढ़ सकते हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग होता है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफल प्राप्त कर पाता है। वह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका महत्व अधिक है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर उसके पैरों को निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता होता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजग मानव जीवन के प्रयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक प्रयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ करना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। तो समय का इसमें जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन होगा। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? जो उसकी महत्ता को समझते हैं वह सफल होते हैं। दुरुपयोग करने का सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका भी है। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय वापस मिल जाने पर धन नहीं, समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। ये नहीं, धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय नहीं, इसका सी होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सतर्कता का पर्यायवाची है? मान लिया आपको इसमें सतर्कता आ जाएगा, पर मात नहीं, होशियारी नहीं, चौकन्नापन नहीं, सतर्कता रहना चाहिए। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन, समय का अनुपयोग।
तो इसमें जीवन और समय इसमें सही आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक तालिका दी गई है, तालिका के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये मैथ के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दो आप इस तरह की 10-5 समरी कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों इसमें जैसे कर्मचारियों की संख्या दी गई है, परसेंटेजों में विभाग दिए गए हैं, लिंग अनुपात दिया गया है और शहर दिया गया है। तो इसी आधार पर आपको इनके क्वेश्चनों का वो करना है, आंसर निकालना है। तो दोस्तों इसको मैं जितनी भी सारणी है इनको छोड़ देता हूँ, आप इनको कर लेना, क्योंकि इसको करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये दो 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 सारणी दी गई है यहाँ पर, और यही क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।